हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आयनिक इक्विलिब्रिया पार्ट 3 में डिबाई-हक्कल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइनटीन 1923 में डिबाई तथा हक्कल ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक सिद्धांत प्रपोज किया था, जिसे हम डिबाई-हक्कल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सभी कंसंट्रेशंस पर कंप्लीटली आयोनाइज्ड पाए जाते हैं, यानी यदि प्रबल विद्युत अपघट्य है तो वो सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में होते हैं। क्रिस्टल्स के एक्सरे स्टडी से स्पष्ट कर दिया गया कि NaCl, KCl, NaOH आदि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके क्रिस्टल जालक, या हम कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिस, आयन से मिलकर के बने होते हैं। इसीलिए जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी उच्च पराविद्युतांक वाले विलायक में घोला जाता है तो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और यदि विलयन या सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो आयंस के बीच की दूरी भी अधिक होगी और इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आयंस के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि यदि सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो ऐसी स्थिति में आयंस के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी और इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी कम होता जाएगा। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। ऐसी कंडीशंस में, या हम कह सकते हैं कि यदि इंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो जो आयंस होंगे, विपरीत आवेशित आयंस होंगे, वो एक दूसरे से दूर होंगे, यानी उनके बीच की जो दूरी होगी, विपरीत आवेशित आयनों के बीच का जो आकर्षण बल होगा वो अत्यंत कम हो जाएगा और वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम ये बात करें कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज लो, यानी जो विलयन का पराविद्युतांक है वो कम है, या हम कह सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, सॉल्यूशन की जो सांद्रता होगी वो अधिक होगी, ऐसी स्थिति में आयंस एक दूसरे के निकट होंगे या पास पास होंगे और उनके बीच में इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो प्रबल होगा। और इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रबल होने की वजह से
दे रिमेन इन द पेयर लाइक A+ और B-। वो जो आयंस होंगे वो युग्म के रूप में रहेंगे और इसे हम आयोनिक डबलेट्स या आयनिक द्विक कहते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा, यानी सॉल्यूशन अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो जो आयंस होंगे वो एक दूसरे के पास पास रह करके आयोनिक डबलेट बनाते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड बट नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, यानी वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड अवस्था में तो हैं, वो पूर्णतः आयनित अवस्था में तो रहते हैं, लेकिन वो पूर्णतः वियोजित अवस्था में नहीं होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कि वो चूँकि आयनिक डबलेट के रूप में पाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे जैसे डाइल्यूशन को इंक्रीज किया जाता है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालकता का जो मान होता है वो भी बढ़ता जाता है। ऑरिनियस ने इसका कारण ये बताया कि डाइल्यूशन के साथ साथ तुल्यांकी चालकता में के बढ़ने का जो कारण है वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का इंक्रीज होना। जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मान जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा तुल्यांकी चालकता का मान भी बढ़ता जाएगा। तो जब हम सॉल्यूशन की तनुता को बढ़ाते हैं, उसके डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, तो आयनन की मात्रा बढ़ती जाती है और उसी का परिणाम होता है कि तुल्यांकी चालकता का बढ़ना। तो ये बात कही थी ऑरिनियस ने। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य का जो सिद्धांत है, मॉडर्न सिद्धांत है, उसके अनुसार ये बताया गया कि दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस। देयरफॉर द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज ऑलवेज यूनिटी। तो आयनीकरण की जो मात्रा होगी वो क्या होगी? इकाई होगी। तो डेबाय और हक्कल ने ऑरिनियस की थ्योरी को अपोज किया और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि डाइल्यूशन के साथ साथ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालकता का बढ़ने का कारण इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन नहीं है, आयनीकरण की मात्रा का बढ़ना नहीं है, बल्कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है। वीकर इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से आयोनिक मोबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इसकी वजह से तुल्यांकी चालकता बढ़ती है, ना कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ने की वजह से तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता है। तुल्यांकी चालकता बढ़ने का जो मुख्य कारण क्या है? वो है आयोनिक मोबिलिटी का बढ़ना, आयोनिक गतिशीलता का बढ़ना। और आयंस की गतिशीलता कब बढ़ती है? जब इंटर आयोनिक अंतर आणविक जो बल होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा इंटर आयोनिक फोर्सेस वीक होते जाएंगे, आयोनिक मोबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार यदि हम ये बात करें कि यदि विलियन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मान जो होगा वो कम होता जाता है। तो उसका कारण भी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का कम होना नहीं है, बल्कि आयोनिक मोबिलिटी का कम हो जाना है। और आयोनिक मोबिलिटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि ग्रेटर इंटर आयोनिक इफेक्ट यानी जो इंटर आयोनिक फोर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अंतर आणविक बल बढ़ जाने की वजह से, अंतर आयोनिक बल बढ़ जाने की वजह से आयोनिक मोबिलिटी कम हो जाती है और आयोनिक मोबिलिटी कम हो जाने की वजह से विलियन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालकता का मान भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सभी सांद्रताओं पर कंप्लीटली आयोनाइज्ड अवस्था में होते हैं और यदि हम
तुल्यांकी चालकता के मान को डिस्कस करें तो हम ये पाएंगे कि तुल्यांकी चालकता का बढ़ने का जो मुख्य कारण होता है वो आयनिक मोबिलिटी का बढ़ना है, और तुल्यांकी चालकता के कम होने का जो मुख्य कारण है वो आयनिक मोबिलिटी का कम होना है। उस आधार पर ही हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को की कंडक्टेंस को हम समझा सकते हैं। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि जो आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ साथ, उसके कुछ कारण होते हैं जिनको हम अपने आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ हम इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे जिसमें एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट हम देखेंगे, इसी प्रकार से इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट हम देखेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको हम कहते हैं, और हम वीएन इफ़ेक्ट हम देखेंगे, और डेबाई फाल्केनहेगन इफ़ेक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।